नमस्ते, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून, क्योंकि आज काफ़ी देर हो गई वीडियो अपलोड करने में। आज के दिन की शुरुआत हम अपने गुरु के आशीर्वाद से, डॉक्टर हनुमान सर के आशीर्वाद से करते हैं। आज का एफोरिज्म है एफोरिज्म 52। दो अलग अलग एडिशन में काफ़ी डिफरेंसेस है, हम दोनों पढ़ेंगे, फिफ्थ एडिशन और सिक्स एडिशन। ये है फिफ्थ एडिशन के एफोरिज्म। Surely no intelligent physician, after these examples, as clear as daylight, can still go on in the old ordinary system of medicine, attacking the body, as has hitherto been done in the least diseased parts with allopathic medicines that have no direct pathological or homeopathic relation to the disease to be cured with purgatives, counter-irritants, derivatives, etc. आगे के जो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो एक डे लाइट की तरह इतने क्लियर है कि उसके बाद खातरी से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन अब इस ऑर्डिनरी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन चल रही है पुराने टाइम से बॉडी को अटैक करने की, उस स्टिल अभी भी उसके पीछे कोई नहीं जाएगा, ऐसा हनुमान सर को भरोसा है। और वाकई ऐसा है कि जब भी हम ऐसे एग्जाम्पल्स या इस पूरी एफोरिज्म्स को जब जब हम मैंने पहली बार पढ़ा बीएचएम में, ऑफकोर्स बीएचएमएस पास करने के बाद जब पहली बार पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि ऐसे ऐसे हम कैसे दवाइयाँ दे सकते, तो जिसका कोई रिलेशन नहीं है उन दवाइयों का, कि जो एलोपैथिक है, जो होम्योपैथिक नहीं है, जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसी दवाइयों को हम नहीं दे सकते। एंड does at the sacrifice of the patient's strength, और अगर वो देंगे फर्गाटिव्स, डेरिवेटिव्स, काउंटर ये सब देंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट की स्ट्रेंथ और सेक्रीफाइस होगी, इंट्रोड्यूसिंग मॉर्बिड स्टेट क्वाइट हिट्रोजिनस। एक ऐसी मॉर्बिड स्टेट हम इंड्यूस कर रहे, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो काफी हिट्रोजिनस है। जैसे हमने समझा कि कोई भी मेडिसिन हो वो एक्ट करती है और उसकी एक मॉर्बिड स्टेट क्रिएट होती है, जैसे कोई भी एलोपैथिक दवाई हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, तो वो दवाइयाँ एक एक अपना अपने तत्व के अनुसार, उसके अंदर की छिपी शक्तियों के अनुसार वो एक मॉर्बिड स्टेट फीलिंग्स क्रिएट करती है जो काफी हिट्रोजिनस है। तो हिट्रोजिनस है यानी कि डिसिमिलर है, तो उस डिसिमिलर होने की वजह से वो एक दूसरे को क्योर नहीं करेगी और एक नई बीमारी जन्म लेती है। उसकी तीन पॉसिबिलिटी, अब उसी का रिपीटेशन है ये। एंड डिसिमिलर टू द ओरिजिनल वन, हिट्रोजिनस है, डिसिमिलर है ओरिजिनल बीमारी से, टू द रियून ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी वजह से क्या होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाएगा, रियून हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बाय लार्ज डोजेज ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मेडिसिन। दवाइयों की जो ये मिक्सचर है उसके लार्ज डोज से ऐसा होता है, जनरली ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अननोन क्वालिटीज। ये जो मेडिसिन ऑर्डिनरी सिस्टम में जो दी जा रही है उसकी कोई क्वालिटी नोन नहीं होती है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच कैन हैव नो अदर रिजल्ट, और इसके एम्प्लॉयमेंट से कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा, एज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इटरनल लॉज ऑफ नेचर। और ये कैसे डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, नेचर में, नेचर के लॉज में, जो नेचर द्वारा जो ये शाश्वत नियम के जरिए जो हमें पता चला, उसी के आधार पे ये बातें हम कर रहे हैं। एंड ऑल अदर केसेस इन द वर्ल्ड इन विच अ डिसिमिलर डिजीज इज एडेड टू द अदर इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जो केसेस इस दुनिया में घट चुके, हमने ऑब्जर्वेशंस लिए अलग अलग पास्ट फिजिशियंस के, उन उन उन्होंने में भी हमें समझाया कि कोई दूसरा डिसिमिलर डिजीज आने से पहला डिजीज कभी भी क्योर नहीं होता है, उसमें ऐड हो जाता है। फॉर अ क्योर इज नेवर देयर बाय इफेक्टेड इन डिजीज, और इस तरीके से क्योर कभी भी ऐसी बीमारियों की क्योर इस तरीके से नहीं हो सकती। बट एन बट एन एग्रावेशन इज द इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंस, और एग्रावेशन ही
होगा। इनवेरिएबल मीन्स चौकस, उसका परिणाम चौकसता के साथ एग्रावेशन होगा। देयरफॉर इट कैन हैव नो अदर रिजल्ट देन दैट आइदर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड इन वन। बराबर, वन यानी कि एपोरिज्म नंबर आई थिंक 37, जिसमें डिसिमिलर डिजीजेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, वो या तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब इन पॉसिबिलिटी वन। और दूसरी पॉसिबिलिटी, द ओल्डर डिजीज इन द बॉडी रिपेल्स द डिसिमिलर वन वेयर विथ द पेशेंट इज एसेल्ड। जहाँ पर पहली जो पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आता, क्योंकि पहला बीमारी जो है वो स्ट्रॉन्गर थी। जो शुरू शुरू में एलोपैथिक सिस्टम में ये दिखाई देता है, या उसकी जो ट्रीटमेंट है उससे हमें देखने को मिलता है कि शुरुआत में दवाइयों की कोई असर नहीं होती, लेकिन अगर उसकी फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन में उसके ऊपर अटैक किया जाता है बॉडी के ऊपर, और इसीलिए बॉडी फिर उसकी इम्प्रेशन अपने अंदर लेने लगती है, और फिर उसी प्रकार की डिजीजेस क्रिएट होने लगती है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर the natural disease remains as it was under mild homeopathic allopathic treatment। माइल्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो नेचुरल जो डिजीज था वैसा ही रह जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुराना डिजीज स्ट्रॉन्गर हो गया वहां पर। बी इट एवर सो लॉन्ग कंटिन्यू, चाहे कितनी भी लंबे टाइम तक हम उस माइल्ड दवाइयों की यूज करें, फिर भी वो वो जो नेचुरल बीमारी है वो सही नहीं होगी। द पेशेंट बीइंग देयरबाय वीकन, और इसकी वजह से पेशेंट और वीक हो जाएगा। और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड इनटू द न्यू एंड स्ट्रॉन्गर डिजीज merely obscures and suspends for a short time the original weaker dissimilar one। ऐसा हमने दूसरी पॉसिबिलिटी में समझा कि जो नई बीमारी है वो स्ट्रॉन्गर होगी, तो वो पुरानी बीमारी को थोड़े टाइम के लिए शांत कर देगी, धुंधली कर देगी। बाय द वायलेंट अटैक ऑन द बॉडी विथ स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक ड्रग्स द ओरिजिनल डिजीज सीम्स टू यील्ड फॉर अ टाइम टू रिटर्न इन एटलीस्ट ऑल इट्स फॉर्मर स्ट्रेंथ। तो कल ही मैं बच्चों से बात कर रहा था कि कैसे हाइपरटेंशन में क्या होता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब चालू करते हैं तो क्या होता है, फिर आगे जाके एलोपैथिक ट्रीटमेंट से हाइपरटेंशन में और दवाइयाँ ऐड ऑन होती जाती रहती है, कभी भी वो दवाइयाँ बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ऐसी प्रोसेस है। पहले एस इनहिबिटर दिया, तो फिर बाद में जाके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर ये वो ऐसे अलग अलग दवाइयाँ ऐड ऑन हो जाती है, क्योंकि जो जो दवाइयाँ दी जा रही है उसकी अपनी एक एक ताकत है, उसकी वजह से एक नया मेडिसिनल डिजीज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से और हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाता है। तो वैसी ही बात है कि वायलेंट अटैक जब ऐसी स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक दवाइयों से होता है, तो उसकी वजह से ओरिजिनल डिजीज ट्रांजिएंटली शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये काम कर रही है, पेशेंट अच्छा होने होने लगा, दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं। एंड टू रिटर्न इन एटलीस्ट ऑल इट्स फॉर्मर स्ट्रेंथ, और ऐसा लगता है कि बस अब वो पहले जैसा वापस हेल्दी हो गया, स्ट्रेंथ आ गई। और फिर तीसरी पॉसिबल, ऐसा हमें दिखता है, ऐसा होता नहीं है। तीसरी possibility, or because according to the process of nature described in 3, possibility number 3, two dissimilar diseases when both are of chronic character and of equal strength take up a position when beside one another in the organism and complicate each other। दोनों एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, क्योंकि दोनों क्रॉनिक कैरेक्टर के हैं, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हो गए, तो एक दूसरे की उपरांत वो ऑर्गेनिज्म में दोनों डिजीज हमें दिखने लगेंगे। इन दोज केसेस, ऐसे केसेस में इन विच द फिजिशियन एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्ग टाइम मॉर्बिफिक एजेंट्स opposite and dissimilar to the natural morbid natural chronic disease and allopathic medicines in large doses। तो ऐसे ऐसे केसेस में फिजिशियन लॉन्ग टाइम मॉर्बिफिक एजेंट्स उसको अपोज करने के लिए, जो डिसिमिलर है नेचुरल डिजीज से, उसको अपोज करने के लिए वो दवाइयाँ देते रहेंगे इन लार्ज डोजेस।
ऐसे केसेस में ऐसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से सच एलोपैथिक ट्रीटमेंट विदाउट बीइंग एबल टू रिमूव एंड टू क्योर ओरिजिनल डिससिमिलर क्रॉनिक डिजीज, ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट जो रिमूव नहीं कर सकती नेचुरल जो ओरिजिनल डिजीज थी उसको सही नहीं कर सकती, उसको सही करे बगैर डेवलप ओनली डेवलप्स न्यू आर्टिफिशियल डिजीज बिसाइड इट, उसकी जगह वहां पर एक नया डिजीज ऐड कर देता है, डेवलप करता है, और पुराना तो रहेगा ही, नया डिजीज आ जाएगा। एंड एज डेली एक्सपीरियंस शोज, और ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखते हैं पेशेंट्स में, only renders the patient much worse and more incurable than before। पहले पहले जिस तरह कंडीशंस में पेशेंट्स होते हैं उससे काफी खराब हालत में और काफी इनक्योरेबल स्टेट में हमारे पास पहुंचते हैं। तो फुटनोट ये इस डेरिवेटिव्स के लिए कि काउंटर इरिटेंट्स डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, उसके बारे में हनुमान सर ने यहाँ पर वाई सुप्रा इन द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में रिव्यू ऑफ द थेरापेटिक्स इसमें लिखा हुआ है, और सर की बुक में भी है, जिसको ट्रांसलेट किया गया, जिसको ट्रांसलेशन है हनुमान्स लेसर राइटिंग्स, इसमें ये पूरी बात बताई है कि एलोपैथिक दवाइयों से क्या क्या होता है। सिक्स एडिशन की काफी शॉर्ट शॉर्ट फुटनोट हो गई, देखते हैं। देर आर बट टू प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ क्योर, तो हमने देखा कि दो प्रिंसिपल मेथड ऑफ क्योर है। द वन बेस्ड ओनली ऑन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, सबसे पहली होम्योपैथी जो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, नेचर में क्या हो रहा है उसको देख रही है, ऑन केयरफुल एग्जाम एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्योर एक्सपीरियंस, दैट इज होम्योपैथी। बिफोर वी नेवर डिजाइनली यूज्ड, हमने कभी भी इस तरीके से डिजाइन करके इसको यूज नहीं किया था, लेकिन वो पहले भी थी, हनुमान सर के टाइम से पहले भी थी, अब भी है और रहेगी। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल लॉ के ऊपर बेस्ड है, इटर्नल लॉज के ऊपर बेस्ड है, तो वो जब तक ये दुनिया है तब तक होम्योपैथिक सिस्टम कायम रहेगी। देर आर टू प्रिंसिपल्स, इसलिए उसमें से सबसे पहली प्रिंसिपल मेथड है based on homeopathic method of treatment, that is based on accurate observation, careful experimentation, and pure experience. And second, which does not do this, that is heteropathic allopathy। ये दूसरी प्रिंसिपल मेथड है जो जो ऐसा कुछ नहीं करती, ना ही एक्सपेरिमेंटेशन करती है, ना ही एक्सपीरियंस करती है, ना ही कोई ऑब्जर्वेशन करती। तो इसमें तो बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, लेकिन कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, सिर्फ बोलने का होता है। हिप्रोपैथिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ईच अपोजिज द अदर, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि भाई, मैं तो जब बीएचएम एंट्री ली बीएचएमएस में, फर्स्ट बीएचएमएस में था, तब से मैं देख रहा हूँ कि एलोपैथी वाले बीएचएमएस की खराब बोलते हैं, बीएचएमएस वाले एलोपैथी का खराब बोलते हैं। तो लेकिन हमें समझने की जरूरत है, किसी का कुछ खराब नहीं बोलने की जरूरत है, मैं भी किसी का खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं दे रहा हूँ, जो हमारे हमारे डिस्कवरर ने लिखा हुआ है, वो खुद एलोपैथ थे, तो वो क्यों ऐसा लिख के गए, क्योंकि ये सत्य है जो हमें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। Each opposes the other, and only he who does not know either can hold the delusion that they can ever approach each other। और ये सिर्फ और सिर्फ एंड ओनली ही वो डज नॉट नो, सिर्फ वही बात ऐसी बात करते हैं, ऐसे ऐसे वाक्यों को होल्ड करके रखते हैं कि जो नहीं जानते हैं। और ऐसे कौन सी डिल्यूजन को होल्ड करके रखते हैं, तो वो परसेप्शन है कि हम हम इस दे कैन एवर अप्रोच ईच अदर और इवन बिकम यूनाइटेड, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं और दोनों यूनाइट भी हो सकते हैं, और टू मेक हिमसेल्फ सो रिडिकुलस एज टू प्रैक्टिस एट वन टाइम होम्योपैथिकली एट अनदर टाइम एलोपैथिकली, और खुद को इतना रिडिकुलस बना देते हैं, रिडिकुलस यानी मूर्खामी, बच्चों जैसा व्यवहार, कि एक टाइम पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते, एक दूसरे टाइम पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे देते, अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द पेशेंट।
फिर समझाते हैं कि भाई पेशेंट को एलोपैथिक दवाई चाहिए तो मैं क्यों ना करूं, वरना वो दूसरे के पास से ले लेगा। तो ये पेशेंट को आनंद आए उसके आधार पे हम कभी एलोपैथिक या कभी होम्योपैथिक नहीं दे सकते। ये ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो ये डिल्यूजन में पड़े हुए हैं कि दे कैन एवर अप्रोच ईच अदर। A practice which may be called, और ऐसी प्रैक्टिस which may be called criminal treason, ये कानूनी गुनाह है अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। ये डिवाइन होम्योपैथी, ये जो दैवी साइंस हमारे साथ है, जुड़ा हुआ है, हमारे हाथ में है, जो लिटरेचर ये काफी डिवाइन है, इस डिवाइन होम्योपैथी के विरोध में ये क्रिमिनल ट्रेजन हुआ, एक एक दंडनीय अपराध होता है इस ऐसी प्रैक्टिस। तो काफी डिफरेंट बातें हैं दोनों एफोरिज्म में। यहाँ पर हमारी कंसाइंस को जागरूक करने के लिए हनुमान सर ने कुछ वर्ड्स को चेंज किया, और आगे के एफोरिज्म में वही लिखा है, लेकिन अलग एंगल से लिखा है कि कोई भी इंटेलिजेंट फिजिशियन इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं करेगा। यही बात घुमा फिरा के हनुमान सर ने अलग शब्दों के साथ समझाई हुई है कि ऐसा प्रैक्टिशनर जो सिर्फ ऐसी ऐसी डिल्यूजन में पड़ा हुआ है कि हम ये ये दोनों प्रैक्टिस एक साथ कर सकते हैं, और कभी एलोपैथी और कभी होम्योपैथी हम दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट को ऐसा चाहिए। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ डिल्यूजन है, कभी ये दोनों साइंस एक दूसरे से यूनाइट नहीं हो सकते। वो दोनों चीज अलग है, उसको अलग रहने दो। तो ये ऐसी प्रैक्टिस क्रिमिनल ट्रीजन है, दंडनीय अपराध अगेंस्ट डिवाइन होम्योपैथी। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।